Hello everyone, I am Srijan Bharadwaj and today I am with you with the next lesson of our chemistry portion. Name of the lesson is Periodic Classification of Elements and it is chapter number 5 in your NCERT book. When we study this topic, there are certain terms. First is periodic, second is classification, and third is element. I will start from the last one, element. I think all of you know very well what is element. In class 9 you have studied the purest form of matter which cannot be further divided into more simpler substances. यानी एक ऐसी चीज जिसके आगे और ज्यादा उसमें से कुछ नई चीज आप नहीं निकाल सकते by any chemical or physical method. That is called element. हमने क्लास 9 में पढ़ा element can be divided into metals, non-metals and metalloids. ऐसा पढ़ा आप लोगों ने, याद होगा? Can you write some examples of metals on your book or page जो भी अभी आपके पास है? Certainly you'll write gold, you'll write copper, you'll write silver, you'll write aluminium like this. और अगर नॉन मेटल का बोला जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, so many things you have. बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जितना सिस्टेमेटिक स्टडी आज हमारे पास है, क्या फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम इतना ही सिस्टेमेटिक था? Answer is certainly no. Because always there is development in every field of life. दुनिया का कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां डेवलपमेंट नहीं हो, सभी में होती है. कहीं फास्ट होती है, कहीं स्लो होती है, ये अलग बात है. हमारी बॉडी भी डेवलप हुई है, आप बच्चों को पता है अच्छे से. ह्यूमन बीइंग अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक करें बात, तो आज की बॉडी जैसे ह्यूमन बीइंग की उस तरह से नहीं थी. तो सेम थिंग जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, टुडे वी हैव 118 elements. But from beginning of the history of science, they were not so 118. हम जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास जो पहला क्लासिफिकेशन आता है, जो आपका टॉपिक 5.1 है आपकी बुक में 5.1, इस टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्वाइस. ठीक है कि हमारे पास कोई ऐसा इनसिस्टमेटिक सिस्टम है, इसको ठीक से लिख लीजिए. क्वाइस का मतलब क्या होता है? When things are mixed up in a very poor form, you can't find them separately. आपको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि when the teacher is not present in your class, who is speaking and who is quiet, it is very difficult to find out. अगर आप किसी गांव देहात की जगह पर चले जाएं और वहां कोई फेयर लगा हुआ हो, मेला लगा हुआ हो, तो you can't find which type of shops are there in which direction. They are at random way, randomly. कभी टॉयज वाला आ गया, कभी आपका चाट पकौड़े वाला आ गया, कभी कोई आ गया, like this. So this type of system was there in the early history of science. ऐसा माना जाता है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में हम डॉबर्नियर की बात करेंगे, लेकिन मेरा यह मानना है अकॉर्डिंग टू अनदर रेफरेंसेस, एंटोनी एल लेवोजियर, एंटोनी एल लेवोजियर, Lavoisier. He was the first fellow, he was the first scientist who divided the element into metals and non-metals. According to their properties, इनका जो बिहेवियर था उसके हिसाब से दो ग्रुप में बांटा. जो मटेरियल हमारे बेसिक कंपाउंड बनाते हैं, बेस बनाते हैं, एल्किलीज बनाते हैं, उनको उन्होंने मेटल बोल दिया. और जो नॉन मेटेलिक यानी एसिडिक मटेरियल बनाते हैं उनको क्या बोल दिया? नॉन मेटल.
In 1808, Mr. John Dalton, who is a very famous English teacher, he was not a scientist actually. He gave his theory, and that theory is popularly called Dalton's atomic theory. उस थ्योरी में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, द होल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. लेकिन जो मटेरियल हमारे पास ऐसा है जिसके सभी एटम्स एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट मैंने पहले बता दिया, दो ग्रुप में बांट दिए थे एंटोनी एल लेवोजियर ने. लेकिन ये चीज हमारे इस चैप्टर का ज्यादा हिस्सा नहीं काउंट हो पाती है. हम जो काउंट करेंगे टॉपिक 5.1 है. इससे जस्ट आगे हमारे पास जो अगला पोर्शन आएगा एनसीईआरटी में, दैट टॉपिक इज 5.1.1 एंड द नेम इज डॉवर्नियर. डॉवर्नियर की जब हम बात करते हैं, डॉवर्नियर्स ट्राइड्स. अब ट्राइड आपने समझना है. डॉवर्नियर इज द नेम ऑफ द पर्सन. अगर आपको इनका पूरा नाम पढ़ना है तो आपकी बुक में मिल जाएगा. दैट इज जॉन वोल्फगैंग डेबोनियर. इन 1817, ये ईयर याद रखेंगे. इन दिस ईयर देयर वर 30 एलिमेंट्स known to him. उनके सामने 30 एलिमेंट की जानकारी थी और डॉवर्नियर ने उन 30 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ सर्टेन ग्रुप्स बनाए. एंड ईच ग्रुप ऑफ थ्री आइटम्स which are similar in properties, that group is called triad. And Dauvergne was able to make 3 or 4, you can say, triads from out of 30 elements. ये जो 30 एलिमेंट हैं, इन 30 एलिमेंट में से he was able to make, आपकी बुक में 4 दिए गए हैं, ठीक है, बट उसमें सक्सेसफुल 3 ही हैं. He was able to make the triads. लेकिन इन ट्रॉइड में क्या स्पेशलिटी रही उनकी? उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई 3 एलिमेंट है. मैं अभी एलिमेंट के नाम बाद में लिखूंगा. से 1 एलिमेंट इज ए एंड देन देयर इज बी एंड थर्ड इज सी. इसमें 2 बातें उन्होंने की. पहली चीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती होनी चाहिए. एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. कौन सा ऑर्डर बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. डॉवर्नियर का ये कहना था कि अगर इस तरह से काम किया जाए तो ये जो बी एलिमेंट है, इस बी का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी दैट इज द एवरेज ऑफ ए एंड सी. तो ये उनका आइडिया था. इफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the mass of the middle element is the average of other 2 elements masses. ठीक है, क्लियर हो गई. ये डॉवर्नियर का अपना आइडिया था. अभी इस आइडिया में एक एग्जांपल लेता हूं. आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है, मोर देन 1 एग्जांपल गिवन है, आप वहां से देख भी सकते हैं. एक एग्जांपल हमारे पास, मान लीजिए लिथियम, एटॉमिक मास इज 6.9. देन वी हैव सोडियम, एटॉमिक मास इज 23
एंड नेक्स्ट वन इज पोटेशियम, एटॉमिक मास इज 39। अब ये सभी के सभी हमारे पास कैसे मेटल हैं? दीज आर द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल का मतलब दे आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज। ये सभी एल्कलीज बनाते हैं, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा ना बच्चों ने। ये NaOH तो बहुत ही कॉमन है आपकी लैब का, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएजेंट। अभी तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। ये मिनिमम है, ये मिडल है, ये मैक्सिमम है। तो आप यहां क्लियरली देख पाएंगे कि जो सोडियम का मास है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम that is equal to 6.9 plus 39 divided by 2, it comes to be 45 upon 2, that is 22.95। अब 22.95 अगर आप U निकालेंगे, U means unified mass, तो it is about 23। So in this way he was able to make one more। You can have example, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये एल्कली मेटल का है, दूसरा हेलोजन एलिमेंट से मैं ले रहा हूं। आप सभी बच्चों ने क्लोरीन का नाम सुना होगा, जिसका एटॉमिक मास आप सब ने पढ़ा है 35.5। दूसरा आपने ब्रोमीन का नाम पढ़ा होगा। ब्रोमीन का एटॉमिक मास हमारे पास 79.9 यानी 80 लिया जा सकता है। एंड थर्ड वन इज आयोडीन। ये तीनों की तीनों जो एलिमेंट है हमारे पास, इनको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। अभी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब बात करेंगे। 126.9 इट इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब अगर इन दोनों एलिमेंट को आप ऐड करें, प्लस कर दें और उसके बाद इसे डिवाइड करें 2 से, यू विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 81.2, और जो 81.2 है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 79.9। यानी इसको 80 पढ़ ले, इसको भी अप्रोक्सीमेट 80 ले ले, ये 200 साल पुरानी बात हो गई है। तो ही वॉज एबल टू मेक दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स। इन ग्रुप को ट्राइड बोला जाता है। तो ट्राइड का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। बात याद रहेगी आपको। तो मैंने जो हेलोजन वाला, ये हेलोजन फैमिली का ग्रुप लिख दिया है, इससे पहले एल्कली मेटल का ग्रुप लिखा था। लेकिन मिस्टर डोवर्नियर के साथ समस्या ये आई, ही वॉज नॉट एबल टू मेक द ग्रुप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट दैट टाइम। उनके पास 30 एलिमेंट थे, 30 एलिमेंट थे तो 10 उनके पास ग्रुप बनने चाहिए थे, सक्सेसफुल ग्रुप, लेकिन वो 30 ग्रुप नहीं बना पाए। उन्होंने जो 4 बनाए हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं है, जैसे इसमें अप्रोक्सीमेशन लग गया, बट इट वॉज द फर्स्ट ट्राई। उन्होंने कोशिश की, और आप सभी जानते हैं अगर एक कोशिश की जाए तो काउंट की होनी चाहिए। तो ये हिस्ट्री का एक पार्ट है बस, इससे ज्यादा नहीं। इस चीज को बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। जिन साइंटिस्ट का मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात आएगी। तो ये बात हुई हमारे पास डोवर्नियर स्ट्रॉइड की। लेकिन इनके बाद डोवर्नियर का जो ईयर रखना है आपने याद रखना है, मैंने अभी लिखा था 1817, और यहां तक 30 एलिमेंट्स। लेकिन उसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आते हैं। आपकी बुक में उनका नाम लिखा है न्यूलैंड, ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें न्यूलैंड लिखा है, यहां पर न्यूलैंड्स। इन्होंने एक रूल बनाया, उस रूल को कहा गया है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब है ग्रुप ऑफ 8। ऑक्टेव का मतलब क्या है बच्चे? ग्रुप ऑफ 8। न्यूलैंड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और न्यूलैंड का जो ईयर आप बच्चों ने याद रखना है, न्यूलैंड का ईयर याद रखना है 1866। आपने ये याद रखना है कि इनके टाइम तक एलिमेंट का नंबर बढ़ के हो गया 56, जो पहले 30 था 56 आ गया। अब न्यूलैंड ने क्या काम किया? न्यूलैंड ने भी स्टडी किया। पूरा नाम है इनका जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है। ये बात आप बच्चों ने याद रखनी है। तो आप मुझे बताएंगे, अभी हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप सभी बच्चों को पता होगा, चाहे इंडियन म्यूजिक पढ़ा जाए, चाहे हमारे पास फॉरेन म्यूजिक पढ़ा जाए, वेस्टर्न म्यूजिक स्टडी किया जाए,
आप सभी बच्चे जानते होंगे म्यूजिक के अंदर कुछ स्पेशल साउंड्स होते हैं एंड दो साउंड्स आर कॉल्ड नोट्स। इन इंडियन म्यूजिक देयर आर 7 नोट्स एंड इन द वेस्टर्न म्यूजिक अगेन देयर आर 7 नोट्स। दोनों में 7 नोट्स हैं। अब इंडियन म्यूजिक के 7 नोट्स क्या क्या हैं आप सब जानते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। दीज आर द 7 नोट्स। ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश नोट्स पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है डू। फर्स्ट इसके लिए हमारे पास डू लिखा होता है, उसके बाद सेकंड नोट मिलती है रे, थर्ड नोट आती है हमारे पास मी, फिर आता है फा। ठीक है, लाइक दिस। जैसे आप बुक से देख सकते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं। लेकिन हमें जरूरत किस बात की है? हमें जरूरत है ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स 8। बी केयरफुल, यहां पर ग्रुप ऑफ 8 नहीं है। जैसे ट्रायड में ग्रुप ऑफ 3 था, यहां पर ग्रुप ऑफ 8 नहीं है। यहां पर है एवरी 8th एलिमेंट। हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है। न्यूलैंड के टाइम पर जो 56 एलिमेंट थे, न्यूलैंड ने उन 56 एलिमेंट को यहां अरेंज किया। किस तरह से अरेंज किया? सबसे पहले उन्होंने, अगर मैं यहां पर इस तरह से वर्टिकल लाइन लगा दूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लाइक दिस। अब ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये आपका 5th हो जाएगा, ये 6th हो जाएगा और ये 7th हो जाएगा। जिस म्यूजिक के 7 नोट्स होते हैं। आप जानते हैं सारे गामा पादा पढ़ते ही दोबारा फिर सा आ जाता है। दैट मीन्स देयर इज ए रेपिटेशन, और रेपिटेशन का मतलब वही चीज अपने आप को रिपीट करती है। तो यहां पर न्यूलैंड ने सबसे पहले लिखा एच। एच इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है। उसके बाद उन्होंने लिखा लिथियम, फिर उन्होंने लिखा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद उन्होंने लिखा बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद यहां पर आता है ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है बेटा ये? O for oxygen. These are the symbols you know very well. उसके बाद अब क्या हो रहा है? He arranged these elements in the increasing order of their atomic masses. Increasing order में अरेंज करते चले गए, और जब इस तरह अरेंज करते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 7वें एलिमेंट के बाद जैसे मैं 8वां एलिमेंट लिखता हूं तो उस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो पहले वाले से मैच हो रही है, रिजेंबल हो रही है। नॉट 100%, रिजेंबल एंड मैच थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिजेंबल का मतलब काफी हद तक उससे सिमिलर होना। तो यहां पर उन्होंने लिखा फिर फ्लोरीन। लिथियम के नीचे एक फिर पॉपुलर एलिमेंट आ जाता है सोडियम। जो आपका बेरिलियम है, बेरिलियम के नीचे आ जाता है मैग्नीशियम। आगे बोरॉन है और बोरॉन के नीचे आ जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, इस तरह से। अब ये सिस्टम जो चला, इस सिस्टम में उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। आज की डेट में हम जानते हैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसे आउटरमोस्ट शेल पूरा करने के लिए। फ्लोरीन को भी 1 की जरूरत है। इसी तरह से अगर और आगे लिखा जाए तो क्लोरीन, उन्होंने यहां पर लिखा क्लोरीन को भी 1 की जरूरत है। इट मींस ऑल ऑफ देम आर गैसेस एंड ऑल ऑफ देम नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल देयर आउटरमोस्ट शेल, राइट। और ये सभी हमें पता भी है कि गैसेस फॉर्म में रहते हैं। सो दीज रिजेंबल इन द प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया भाई। अगर आप लिथियम की बात करेंगे, लिथियम का शायद एटॉमिक नंबर आप बच्चों को याद होगा 2-1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। 3 एटॉमिक नंबर 2-1 बन गया। सोडियम का 2-8-1 बनता है, राइट। सोडियम के नीचे पोटेशियम लिखा जाता है, यहां पर पोटेशियम का लिखेंगे तो 2-8-8-1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान करनी है कि इनके आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये 2-2 बनेगा, ये हमारे पास 2-8-2 बन जाएगा, ये 3 वाले आ जाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक कॉलम में जो भी एलिमेंट है दे रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज।
एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने कहा कि अगर हम अपने सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, then every eighth element resemble in its properties to the first element। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए। ठीक है, तो उनका स्टार्टिंग हुआ था बेटा, याद करेंगे आप सभी बच्चे, स्टार्टिंग उनका हाइड्रोजन से होता है और उनका जो 56th एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट था, ही स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड लास्ट जो एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट उनके पास है थोरियम। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 56th एलिमेंट है। राइट, सो दिस वाज द पैटर्न, दिस वाज द अरेंजमेंट, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स ही वाज having a great belief in musical notes, and he said just like musical notes, element also repeat their properties, and he arranged all the elements in this way। उन्होंने सभी को इसमें अरेंज कर दिया, लेकिन अरेंज करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? Sometime he was not able to put the similar element in the same column। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, अगर आपकी बुक में फिगर बनी हुई है तो आप देखेंगे यहां पर कोबाल्ट एंड निकिल दो एलिमेंट लिखे गए। अब दो एलिमेंट लिखते ही फेल हो गए, क्योंकि बाकी में तो सिंगल सिंगल एलिमेंट चल रहा है। ठीक है, और इसमें उन्होंने दो एलिमेंट डाले, तो क्यों? तो जस्ट टू पुट ऑल द एलिमेंट इन दिस, जबरदस्ती की गई यहां पर, सो इट वॉज द फेल्योर। सेकेंड क्या है? ऊपर वाले आप देखिए, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, बट कोबाल्ट और निकल के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, दीज आर द मेटल्स, सो मेटल के कॉलम में नॉन मेटल, प्रॉपर्टी कैसे मैच करेंगे? तो इट वाज द फेलियर ऑफ न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के बारे में तीन चीजें मेन हैं जो उनके इस डिवीजन की लिमिटेशंस आप कह सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही थी कि ही वाज रिजिड a little bit, कि there are only 56 elements। ठीक है, सेकंड ये था कि he said कि जो एलिमेंट हैं they can be arranged in this way, but no, सभी नहीं हो पाए। तो वन बाई वन अगर हम कहें तो उनका जो लिमिट डिवीजन था, फर्स्ट क्लास तरीके से जो डिवीजन हुआ, वो केवल कैल्शियम तक हो पाया। ठीक है, तो हम लिमिटेशन इनकी बताएं, लिखे यहां पर, फर्स्ट लिख देता हूं, only 56 elements exist in nature, but later on new elements were discovered, इसलिए पॉइंट फेल हो गया। सेकेंडली क्या है? इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। इट वॉज मीन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इट वॉज एप्लीकेबल up to lighter elements। लाइटर एलिमेंट का मतलब हुआ बेटा कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास हम 40 लेते हैं, 40U, यहां तक बस। और थर्ड इनका यह था कि he put 2 elements in the same slot। और फोर्थ आप लिख सकते हैं कि non similar elements were put together। So in this way, this classification was not very scientific, and later on as the time progressed it was discarded, ये reject हो गया। So in this topic I have taken only 2 classification। मेन टॉपिक हमारे पास था मेकिंग आउट ऑफ क्वाइस। अब क्वाइस का मतलब ये हुआ कि आपके पास सब कुछ मिक्सअप है, मगअप है, उसमें से ऑर्डर यानी सिस्टम बनाना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सर्टेनली देयर इज ए कंट्रीब्यूशन, बट दिस वाज नॉट वेरी मच साइंटिफिक। जैसे 3 बना दिए, ठीक है, 3 का ग्रुप बना और 3 के ग्रुप भी फिर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो सबसे पहले डोबर्नियर लॉ ऑफ टॉरॉइड, ठीक है, या डोबर्नियर टॉरॉइड सिंपली। उसके बाद हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मींस ए लॉ इन विच 8th एलिमेंट रिजेंबल्स इट्स प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन एवरी टाइम, ऐसे। ठीक है, याद रहेगी बात।
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दोनों टॉपिक आपको ठीक से क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।